हाँ जी हाँ जी मेरे भाइयों एंड बहनों, गाइस एंड गर्ल्स। तो आईसीआई फिर से आ चुका है अपने जीवन का दुश्मन बन के। आईसीआई अमेंडमेंट ले आया है आपके स्पॉम का जो सेट ए है लो, उसके अंदर अमेंडमेंट ले आया है नवंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स के लिए। और वो का वही अमेंडमेंट आपके आईबीएस में भी एप्लीकेबल होगा। तो आप लोग चाहे लो का पेपर आप ऑलरेडी दे चुके हो तो भी आपको आईबीएस के लिए ये अमेंडमेंट देखना ही देखना पड़ेगा। तो भाई बहुत से लोगों ने शायद ये वीडियो नहीं देखी होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, मतलब आप लोग देख रहे हो अच्छी बात है, वो लोग बहुत से लोगों ने क्लिक ही नहीं करे होंगे क्योंकि लो का अमेंडमेंट हमारे क्या काम का है। अरे भाई जो आपका लो है सेट ए, या आपके आईबीएस में भी आता है, तो भाई अपने दोस्तों के साथ याद से शेयर कर देना इसको, जिन जिनके भी आपके नवंबर 26 से ऑनवर्ड्स में एग्जाम है। वरना आधे लोग ये वीडियो देखेंगे ही नहीं, लो है क्या काम का हमारा। अरे भाई आपका लो आएगा आईबीएस के अंदर, ठीक है। तो चलो आ जाओ, नवंबर 26 से ऑनवर्ड्स आईसीआई ने एक पीडीएफ निकाली थी, वो गंदी सी पीडीएफ थी दिखने के अंदर, कुछ समझ में आता नहीं उस पीडीएफ को देख के, तुम डायरेक्ट चलाते कि कहाँ पे क्या अमेंडमेंट है। तो मैंने उसको अच्छे से अपनी बुक के हिसाब से समराइज कर लिया, एग्जैक्ट चेंजेस कहाँ पे क्या क्या हुए हैं, तो वो भी मैं आपको मार्क करा दूंगा और अपन कर लेते। देखो मैं अमेंडमेंट फटाफट कराऊंगा, जो भी काम के केवल वो बताऊंगा। बाकी अमेंडमेंट पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और थोड़ा जल्दी जल्दी जो काम के वही, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, मुझे पता है अभी आपके एग्जाम आने वाले नवंबर 26 वालों, तो आपके बहुत ज्यादा टाइम नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। जो आपके काम के अमेंडमेंट्स वो बता दूंगा। दो चैप्टर्स में अमेंडमेंट, अगर सिंपल शब्दों में बात करता हूं, एक है आपका सेबी में अमेंडमेंट्स है, एक आपके फेमा में। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट, बहुत ज्यादा ऐसे भयंकर वाला अमेंडमेंट नहीं है आपके, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सेबी में अमेंडमेंट है, सही बताऊं तो सेबी का कोई भी अमेंडमेंट अभी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, वो बस एक प्रोसेसर आलतू फालतू चेंजेस है आपके। फिर भी अपन देख लेंगे एक बार सेबी में अमेंडमेंट के ऊपर ऊपर से फटाफट देख लेंगे। फेमा के अंदर थोड़े से मेजर चेंजेस हुए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गाइडलाइन थी ना फेमा के अंदर, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गाइडलाइन पूरी की पूरी रिप्लेस हो गई, पुरानी वाली हटा के पूरी नई आ गई, तो इसके अंदर चेंजेस हुए। तो इसके भी जो आज वाली वीडियो में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो तुम्हारे भी नवंबर 26 में या फिर स्पॉम के एग्जाम में जो तुम्हारे रिलेवेंट है आईबीएस में स्पॉम में, वो इंपॉर्टेंट वाले देख लेंगे वहां पे सारे चेंजेस अपन यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं नोट्स तुमको पूरे प्रोवाइड करा दूंगा। चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले भाई वीडियो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भाई तुम्हारे एग्जाम कब है, उसका अटेम्प्ट मुझे जरूर बता देना, लाइक और कमेंट जरूर मुझे करके बताना। आ जाओ भाई बहनों, गाइस एंड गर्ल्स। चलो सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 11 सेबी आईसीडीआर के अंदर बात करते हैं। आईसीडीआर के अंदर देखो सबसे पहले जो बात हुई है, ये वाला एक अमेंडमेंट आया जिसके अंदर कुछ काम का नहीं है, सच बताऊं एग्जाम पर्सपेक्टिव मैंने लिखा भी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए माथे नहीं फोड़ने। एक सेकंड में बताता हूं तुमको क्या हुआ था। होता क्या, अपन को पता था कि भाई जब भी कोई प्रमोटर पहली बार शेयर वगैरह लेता है, अपन जब इशू वगैरह करते हैं तो प्रमोटर के कुछ शेयर्स पे लॉक इन पीरियड लग जाता है। हाँ लॉक इन पीरियड लग जाता है। तो लॉक इन पीरियड लगाने के लिए होता कौन है, मतलब लॉक इन लगाता कौन है कि प्रमोटर या जो भी बंदा है वो अपने शेयर को बेच नहीं पाएगा, किसी को सेल नहीं कर पाएगा। ये लॉक इन कौन लगाता है, जो आपको पता है प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर एनएसडीएल होता है, सीडीएसएल होता है, वो कौन होता है, डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी लॉक इन लगा देता है कि भाई लॉक इन की प्रमोटर या जो भी बंदा है जिस पे लॉक इन लगे, वो बंदा चाह के भी अपने शेयर को बेच नहीं पाएगा, सेल नहीं कर पाएगा। पर कभी कभार क्या होता है, डिपॉजिटरी के सिस्टम में कोई टेक्निकल एरर आ गया, लेट्स से डिपॉजिटरी के सिस्टम में कोई टेक्निकल एरर आ गया, उसने लॉक इन लगाने की कोशिश करी थी उसके शेयर पे, पर टेक्निकल एरर की वजह से लॉक इन लग ही नहीं पाया। तो जब लॉक इन नहीं लग पाया ना, तो उसके बाद क्या होता है, आधी बार इन लोगों को जो भी शेयर होल्डर है, प्रमोटर है, उनको मौका मिल जाता है, अरे भाई बेच दो निकल लो, बेच दो, क्योंकि लॉक इन तो लग ही नहीं पाया टेक्निकल एरर की वजह से, तो वो बेच देते हैं। तो इसीलिए एक और ये बस कुल मिला के 17 सबसेक्शन 2 रेगुलेशन लिया, जो तुम्हारे पेज 11.36 जो तुम्हारी मेरी बुक यूज ले रहे हो, वहां पे तुम बस एक ही रेगुलेशन ऐड कर लेना। वहां पे ये बोला है कि अगर आधी बार कभी वो लॉक इन फेल हो गया, डिपॉजिटरी लॉक इन नहीं लगा पाया किसी भी रीजन की वजह से, तो जो भी कंपनी है इशूअर, जो भी इशूअर है जो शेयर को इशू कर रही है वो कंपनी जाके डिपॉजिटरी को बोल देगी कि अरे भाई डिपॉजिटरी तो इस पे फटाफट से लॉक इन लगा। तो कंपनी के कहने पर भी डिपॉजिटरी उस पे लॉक इन कर सकता है। तो ये देखो लॉक इन जो सपोज था कि क्रिएट होना चाहिए था, पर फिजिकल लॉक इन क्रिएट नहीं हो पाया था डिपॉजिटरी की वजह से, तो जो कंपनी है इशूअर वो डायरेक्ट कर सकती है कि भाई तू लॉक इन लगा और उस सिस्टम को, उस सिक्योरिटी को नॉन ट्रांसफरेबल मार्क कर। एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए छोड़ो भाई, कोई रिलेवेंट है सच एग्जाम के लिए सच नहीं है। और मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा भाई, है ना, क्योंकि मुझे वही पता कि भाई आपका टाइम अभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन आलतू फालतू प्रोविजंस पे ज्यादा, ठीक है ना। फटाफट चेंज करो। अब उसके बाद कुछ समरी ऑफ चेंजेस में बताता हूं, जो भी आपके रेगुलेशन 25, 26, 123, 124, 131, ये कुछ रेगुलेशंस थे अपने सेबी के, ये सेम आईसीडीआर के अंदर। इसके अंदर क्या चेंजेस आए, देखो सिंपल शब्दों में मैं आपको चेंजेस बता देता हूं कि भाई आपको बेसिकली पता है कि भाई जब भी कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो उसके पहले वो प्रोस्पेक्टस वगैरह, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट सेबी वगैरह को फाइल करती है और उनसे अप्रूवल लेती है कि देखो भाई ये हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट है, ये हमारा ड्राफ्ट ऑफर प्रोस्पेक्टस है, ये सारी चीजें हैं, इसको आप अप्रूव कर दो, ठीक बात है। तो भाई होता ये था कि पहले क्या होता था, वो सेबी को पहले वो अपना ऑफर ड्राफ्ट
ड्राफ्ट हियरिंग, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ये सारी चीजें फाइलिंग होती थी। सेबी को ये सारी चीजें फाइल होगी, फिर सेबी उस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस वगैरह को देख के वो सारा का सारा ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस मतलब जो भी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है उसने अप्रूव करा, अप्रूव करने के बाद वापस से जो फाइनल वाला ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह होता था वो वापस से सेबी को फाइल होता था, सेबी को फाइल होगा, जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस एनएससी बीएससी इन सबको फाइल होता था, आरओसी वगैरह इन सबको फाइल होगा, ठीक बात है। फिर उसके बाद इवन वो पब्लिक को भी पब्लिश करा जाएगा, पब्लिक को भी पब्लिश करा जाएगा कि भाई ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद क्या होता था, क्योंकि जो ड्राफ्ट ऑफर जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस है, वो तो बहुत बड़ा होता है। तो यार इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस कोई जनरल पब्लिक आप जैसी मेरी जैसी, मतलब मैं तो पढ़ सकता हूं ना, पर ठीक है इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस कोई पढ़ेगा, इतनी चीजें कौन पढ़ेगा? तो इसीलिए कंपनीज क्या करती थी, कंपनी अपना एक अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस भी अपन इशू कर देती थी, जो अपन ने पढ़ा हुआ ABRIDGED, ये मैंने यहां से देख के पढ़ी है ना, ठीक है चलो। तो अब्रीज प्रोस्पेक्टस भी कंपनी यहां पर अब इशू कर देती थी। अब्रीज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक तरह का समरी प्रोस्पेक्टस, कि भाई तुम इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस, इतना बड़ा ऑफर डॉक्यूमेंट मत पढ़ो, केवल पब्लिक वगैरह को इन सबको दे देते कि भाई तुम अब्रीज प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, इतना काफी समरी एक उसकी दे दो। पर दिक्कत क्या है, जो अब्रीज प्रोस्पेक्टस इशू करा है, क्या ये सेबी ने अप्रूव करा हुआ? नहीं भाई, सेबी के पास तो अब्रीज प्रोस्पेक्टस गया ही नहीं, आरएससी जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इनके पास तो अब्रीज प्रोस्पेक्टस गया ही नहीं, डायरेक्ट पब्लिक के पास चले गया। तो इसीलिए अब कंपनी ये रेगुलेशन अमेंड कर दिया। बस रेगुलेशन में यहां पे बोला कि जब भी आप सेबी वगैरह को अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे होंगे, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट ये सारी चीजें पब्लिश कर रहे होंगे, इनको फाइल कर रहे होंगे, तो आप इन सब के साथ साथ, इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप अपना जो अब्रीज ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है, मतलब ड्राफ्ट अब्रीज प्रोस्पेक्टस और अब्रीज प्रोस्पेक्टस, ये अब्रीज प्रोस्पेक्टस भी आप सेबी को फाइल कर दो, ताकि सेबी को अगर लगे कि इनके अंदर कोई गलती है तो वो उसको भी इंप्रूव करने के लिए आपको बोल सकता है। तो आप सेबी, आरएससी, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, एमसीए वगैरह जिनको भी आप अपना ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस वगैरह फाइल करते हैं ना, उन सबको आपको अपना अब्रीज प्रोस्पेक्टस भी साथ में फाइल करना है। सिंपल शब्दों के अंदर ये है। तो अब मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई ऐसा चेंज नहीं आया कि भाई पहले जो हम डॉक्यूमेंट देते थे उसके साथ हमको बस एक अब्रीज प्रोस्पेक्टस और ड्राफ्ट अब्रीज प्रोस्पेक्टस ये सारी चीजें भी हमको देनी है, बात खत्म। अब आप बुक के अंदर कहां पे चेंज होंगे, ये अब आप अपना नोट्स निकाल के नोट्स से बता देना भाई, मतलब मैं आपको नोट्स का प्रिंट निकाल के आप कर लेना, बाकी मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज 11.36 पे जहां पे आप सबमिट कर रहे थे, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे, अब आप सेबी को, वहां पर आप ड्राफ्ट अब्रीज प्रोस्पेक्टस भी दे देना। फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट जब फाइल कर रहे थे, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ भी अब्रीज प्रोस्पेक्टस दे देना। तो मतलब सब जगह आपको अब्रीज प्रोस्पेक्टस अब साथ में इनको दे देना है। जब पब्लिक को आप इशू कर रहे थे तो पब्लिक को अब आप जब पहले आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देते थे उसके साथ ड्राफ्ट अब्रीज प्रोस्पेक्टस भी दे दो। तो मतलब सारी जगह आपको ड्राफ्ट अब्रीज प्रोस्पेक्टस भी साथ में आपको दे देना, बस ये सिंपल सी चीज है। ये वाला भी ऐसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला पॉइंट क्या बोलता है कि भाई जब भी अपन एप्लीकेशन फॉर्म देते ना पब्लिक को, कि भाई शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, तो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म जब भी अपन पब्लिक को दे रही है, पेज 11.52 पे रेगुलेशन 131, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, पहले ऐसा होता था कि भाई जब भी आप शेयर एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हो उसके साथ आपको जो भी आपका प्रोस्पेक्टस है ना, उस प्रोस्पेक्टस वगैरह की फिजिकल कॉपी भी देनी पड़ती थी, कि ये लो भाई फिजिकल कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही फिजिकल कॉपी देनी होती थी प्रोस्पेक्टस। पर भाई अब हम डिजिटल इंडिया, आजकल हमको पेपर वेस्टेज कम करना है, तो आजकल बोल दिया कि आप एक काम करो, फिजिकल प्रोस्पेक्टस वगैरह ये फिजिकल चीजें देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप जहां पे भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उस एप्लीकेशन फॉर्म पे आप एक क्यूआर कोड रख लेना। आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्यूआर कोड लगा दो। उस क्यूआर कोड पे आपका एक लिंक होगा। किस चीज का लिंक होगा, कि भाई कोई भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना, तो वो डायरेक्टली उसको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, अब्रीज प्रोस्पेक्टस, ये सारी चीजें, प्राइस बैंड एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। मतलब सिंपल चीज है, फिजिकल प्रोस्पेक्टस वगैरह देने की जरूरत नहीं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उसी में क्यूआर कोड आप लगा सकते हो, उसको स्कैन करके डायरेक्टली बंदे ये सारी चीजें स्कैन कर लेंगे। सो दैट्स इट, अपने सेबी के इतने ही अमेंडमेंट थे और इनमें से कोई भी एग्जाम के लिए एज सच आपके लिए रिलेवेंट नहीं। ठीक बात है। अब आते हैं अपन अपने फेमा के अमेंडमेंट। अब देखो फेमा में क्या हुआ उसकी बात करते हैं अपन। तो फेमा के अंदर मैं आपको सारे के सारे अमेंडमेंट बता देता हूं। और अमेंडमेंट के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो कोई काम का नहीं आपका एग्जाम के लिए, उसको हटाओ, पर जो इंपॉर्टेंट पोर्शन, पूरे नोट्स आपको पूरे मिलेंगे, पर मैं अभी आपको बता दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है अभी आपके एग्जाम के लिए, वो आप चेंजेस मार्क कर लो। देखो हुआ क्या है, सबसे पहली चीज एक तो ये चेंजेस हुआ है कि आपको एक अच्छी बात ये हो गई कि पहले ऑथोराइज डीलर वाला एक हुआ करता था अपना पेज 12.9 पे था, कि जो अपना इंपोर्ट वाला नहीं था, कि गारंटी अपन को गारंटी इशू करानी पड़ती थी, कि भाई कभी भी अपन इंपोर्ट कर रहे हो तो गारंटी कौन कौन दे सकता है, क्या लिमिट होती है, वो सारी चीजें थी। तो वो गारंटी वाला पूरा का पूरा जो भी सर्कुलर था, मतलब पूरा का पूरा हटा दिया, कि भाई अब वो गारंटी बाय द ऑथराइज्ड डीलर जो अपना पेज 12.9 पे था, वो पोर्शन हटा दो। बस अब इतना इन्होंने दे दिया कि भाई सिंपल सा आपको बोल दे कि जो भी इशुएंस ऑफ गारंटी है, जो भी एडी बैंक है, मतलब ऑथराइज्ड डीलर बैंक, तो वो जो गारंटी की जो गाइडलाइन होगी ना, वो गाइडलाइन
टाइम टू टाइम अमेंड होती रहेगी और वो गाइडलाइन फॉलो कर सकता है जो दी हुई है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटी रेगुलेशन 2026 के अंदर दी हुई है वहां पर। तो मतलब ये पूरा रिपील हो चुका है ये वाला का वाला। अब ये वाली रेगुलेशन के अपने कोर्स के अंदर है क्या? नहीं, अपने कोर्स में नहीं है। बस ये पूरा का पूरा हटा के इतनी लाइन डाल दी कि जो गारंटी वाली चीज है ना, वो गारंटी वाली चीज दी हुई है फेमा गारंटी रेगुलेशन 2026 के अंदर। तो आप चाहो तो ये पढ़ लेना, मतलब अपने कोर्स में नहीं है वाला, ठीक है ना, बस इतना। तो ये अच्छी बात है कि ये चीज हट गई है। अब उसमें जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए केवल एक ये वाला पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी एग्जाम के लिए ऐसा कुछ रिलेवेंट नहीं थी अपने अमेंडमेंट के अंदर, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ये अमेंडमेंट एग्जाम के अंदर आने के अच्छे चांसेस हो सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई पहले जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फेमा के अंदर कुछ रेगुलेशंस थी, आई थिंक 2015 थी, 2015 की कुछ रेगुलेशंस हुई थी एक्सपोर्ट के अंदर, और इंपोर्ट के अंदर 2017 की डायरेक्शन थी, 2017 या 15 की डायरेक्शंस थी, मतलब कुछ, मतलब वो ईयर मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के पहले कुछ रेगुलेशंस थी कि एक्सपोर्ट की अलग रेगुलेशन थी, इंपोर्ट की अलग रेगुलेशन थी। ठीक बात है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो कितना एडवांस पेमेंट आप ले सकते हो, कितना टाइम लिमिट होगा पैसा मंगाने का, वो पूरी रेगुलेशन पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, पूरी रिपील हो चुकी है। और वो अब उसकी जगह एक आ गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2026। मतलब पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली रेगुलेशंस वहां से आप हटा सकते हो, और ये पूरी की पूरी नई वाली रेगुलेशन यहां पर इसकी जगह ये आ चुकी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2026 के लिए। अब इसके अंदर क्या देखो, जो जो चेंजेस हुए ना, जो जो चेंजेस और जो काम की बात है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सपोर्ट क्या होता है डेफिनेशन में पढ़ाने की जरूरत है, मैं आपको साफ साफ बता दूंगा एक्सपोर्ट क्या होता है, क्या ही बताऊं मैं इसके अंदर। ठीक बात है, वो छोड़ो, मतलब कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं है। एक्सपोर्ट वैल्यू क्या होता है वो छोड़ो, सॉफ्टवेयर, हाँ बस। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है यहां पर इस बार क्लेरिफाई कर दिया स्पेसिफिकली, जो अपन एक्सपोर्ट करते हैं तो गुड्स होती है या सर्विस होती है, तो इस बार साफ साफ क्लेरिफाई कर दिया कि जो भी अपन रेगुलेशन पढ़ेंगे ना, ये वाली 2026 वाली, ये वाली, तो इसके अंदर साफ साफ बोल दिया कि जो सर्विस है ना, सर्विस शैल ऑल्सो इंक्लूड सॉफ्टवेयर, कि अगर आपको जो जो प्रोविजन सर्विस पे लगते हैं वो सारे प्रोविजन सॉफ्टवेयर पे भी लगेंगे। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विस का, सर्विस शैल ऑल्सो इंक्लूड सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड करता है। और यहाँ पे भी काम की, मतलब इसमें कुछ भी काम करनी है, काम करनी है, काम करनी है, बस एक सॉफ्टवेयर में बस ये ध्यान रखना कि सर्विस शैल आल्सो इंक्लूड सॉफ्टवेयर, बस ये चीज आप ध्यान रखना। स्पेसिफाइड अथॉरिटी भी कोई काम करनी है कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन होती है, कि मतलब जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन होती है, जो चीजों को संभालता है, डॉक्यूमेंट वगैरह किसको फाइल करने हैं, ये कि अगर अपन कभी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन होगी, मतलब जो पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशन को संभालेगा। तो अगर अपन डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, ये देखना पड़ेगा। अगर अपन डीटीए के अंदर है तो जो कमिश्नर ऑफ कस्टम है वो होगा अपना यहाँ पर स्पेसिफाइड अथॉरिटी। अगर अपन एसईजेड में है तो जो डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ एसईजेड है वो होगा अपना स्पेसिफाइड अथॉरिटी। सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज है अदर देन सॉफ्टवेयर, वैसे कुछ काम का नहीं, फटाफट देख लो, सर्विसेज अदर देन सॉफ्टवेयर, अगर डीटीए के अंदर है तो ऑथोराइज डीलर, एसईजेड के अंदर है तो डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ एसईजेड। हालांकि हर एक एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक डेवलपमेंट कमिश्नर होता है, तो जहां जहां पर भी एसईजेड है वहां पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट कमिश्नर वाला। और अगर अपन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन होगी, अगर डीटीए से कर रहे हैं तो सेम, या तो ऑथोराइज डीलर होगा या फिर एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक अलग होता है जो अपन ने पढ़ा हुआ है वहां पर पे। और एसईजेड के अंदर डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है सर, कुछ काम का नहीं है, हटा दो इस चीज को, भी यहाँ पे कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पर मेन एक और ये चीज अब आ गई है, पहले जो डिक्लेरेशन फॉर्म अलग अलग हुआ करते थे अपने, एक ईडीएफ होता था मतलब एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एक सॉफ्टेक्स होता था, सॉफ्टेक्स करके, कि अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको सॉफ्टवेयर नाम का डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना होता था। अब इन्होंने कहा कि भाई अलग अलग तरह के फॉर्म हटाओ, ये अलग अलग तरह के जो भी फॉर्म है, इसकी जगह एक फॉर्म ये लिया है ईडीएफ फॉर्म। बस फाइनली आप चाहे सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हो, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको बस एक ही फॉर्म फाइल करना है अब, ईडीएफ एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फाइल करना है, सेम इसके अंदर फुल एक्सपोर्ट वैल्यू आपको लिखनी है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। तो जब भी आप गुड्स एक्सपोर्ट करोगे तो गुड्स के केस के अंदर भी ईडीएफ फाइल करना है, सर्विस एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ पे सर्विस भी है तो सर्विस के केस के अंदर भी आपको ईडीएफ ही फाइल करना है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फाइल करना होता है। जो भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी है उसको आपको फाइल करना पड़ेगा। और स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन है, ये सारी स्पेसिफाइड अथॉरिटी जो अपन ने पढ़ी थी यहाँ पर पे, ठीक है। कब फाइल करना है, जब गुड्स अपन एक्सपोर्ट करें उस वक्त आपको फाइल करना होता है। तो क्या फाइल करना है, अलग अलग वो अलग अलग फॉर्म हटके केवल एक ईडीएफ फॉर्म अपन को फाइल करना है। बस यहाँ पे एक चीज बोल दी कि आजकल कुछ जो पोर्ट है ना वो बिल्कुल टेक्निकल इनोवेटिव पोर्ट हो गए आजकल, कि कुछ पोर्ट है जहां पर ईडीआई फैसिलिटी अवेलेबल है। ईडीआई फैसिलिटी वाले पोर्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपको एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को फिजिकल डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं होती कुछ कुछ पोर्ट पे, वहां पे आजकल पूरी चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट के अंदर ये वाला होता है कि आप बस वहां पर आप बस वहां पे ऑनलाइन सारी चीजें फाइल कर दो, ऑनलाइन बता दो कि मैं ये गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, पूरा ऑनलाइन पोर्टल है। मतलब आपको फिजिकली कुछ भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। इवन जो आप शिपिंग बिल फाइल करते हो, शिपिंग बिल भी ईडीआई पोर्टल पे
ऑनलाइन फाइल हो जाता है, पूरा का पूरा ऑनलाइन फाइल हो जाता है शिपिंग बिल भी। तो जिन जिन पोर्टल पे ईडीआई फैसिलिटी अवेलेबल है, जिन जिन पोर्टल पे ईडीआई फैसिलिटी अवेलेबल है, उस जगह अगर आपने शिपिंग बिल फाइल कर दिया है, अगर आपने शिपिंग बिल फाइल कर दिया है, तो हम उस शिपिंग बिल को ही मान लेंगे कि ये डीम्ड ईटीएफ है, डीम्ड ईडीएफ है, डीम्ड ईडीएफ है। मतलब आपको अलग से वापस ईडीएफ फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, जो शिपिंग बिल है उसी को ईडीएफ मान लिया जाएगा। तो ये उसकी बात करता है। ठीक बात है, देखो ईडीएफ विल बी डीम्ड टू बी सबमिटेड एज अ पार्ट ऑफ ए शिपिंग बिल। जो शिपिंग बिल है उसी को हम डीम्ड ईडीएफ मान लेंगे, जहां जिस स्पॉट पे ईडीआई फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक बेसिक सा क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई कभी भी कोई इंसान होता है, इंसान अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मैं अगर यहाँ से दुबई जा रहा हूं, तो मैं मेरे साथ कोई भी सामान लेके जा रहा हूं, मेरे घर के या कोई भी सामान लेके जा रहा हूं, क्या उसको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट मानेंगे? नहीं यार, वो चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस दायरे से बाहर होती है। इस रेगुलेशन, ये वाले जो रेगुलेशन है ना, वो कवर नहीं करते इन चीजों को यहाँ पर। ठीक है, ये फालतू बात है। अब सेम यहाँ पे चीज बोल दी है, अपन ने बात करा कि जब भी अपन को ईडीएफ फॉर्म फाइल करना है, मतलब एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना है, गुड्स के लिए बात कर लिया। सेम अपन सर्विस के लिए बात करेंगे, सर्विस के अंदर भी सेम अपन को ईडीएफ फॉर्म फाइल करना है। जब भी अपन गुड्स सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे तो अपन को ईडीएफ फॉर्म फाइल करना है, और वही आपको बताना पड़ेगा फुल एक्सपोर्ट वैल्यू कितनी है सर्विस की। बस अब इसके अंदर एक कैच है, जब अपन गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो मतलब ईडीएफ फॉर्म फाइल कब करना है, ईडीएफ फॉर्म फाइल कब करना है? जब अपन गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स, तो गुड्स एक्सपोर्ट करते वक्त जिस टाइम अपन गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट उस वक्त आपको ईडीएफ फॉर्म फाइल करना है। पर सर्विसेज के केस के अंदर तो रिलैक्सेशन दे दिया। रिलैक्सेशन यहाँ पे क्या दे दिया? यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया कि आप जब जब सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो, हर बार आपको ईडीएफ फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आपने जब भी सर्विस का इनवॉइस इशू कराया, आपने जब भी सर्विस का इनवॉइस इशू कराया, तो वो जो भी इनवॉइस की डेट है, इनवॉइस की डेट है, तो वो इनवॉइस की डेट का मंथ एंड देख लो, मंथ एंड। लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने अगर इनवॉइस इशू करा था 15 जुलाई को, इनवॉइस इशू करा था 15 जुलाई को, तो मंथ एंड क्या होगा? जो भी जितने भी इनवॉइसेज है, जितने भी इनवॉइसेज है, तो मंथ एंड क्या होगा इनका? आपने जो इनवॉइस इशू करा है, मंथ एंड उसका हो गया 31 जुलाई। 31 जुलाई, तो आपने जब इनवॉइस इशू करा है, इनवॉइस इशू का मंथ एंड पे ले लो, जो भी इनवॉइस इशू का मंथ है, उस मंथ एंड से आप 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आप आपका ईडीएफ फाइल कर सकते हो, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि जिस दिन मैंने सर्विस इनवॉइस इशू करा उसी दिन मुझे ईडीएफ फाइल करना, नहीं। यहाँ पे सर्विस के केस में रिलैक्सेशन दे दिया यहाँ पर कि आपका जो मंथ एंड होगा, आपने जब इनवॉइस इशू करा, आपका जो मंथ एंड है, उस मंथ एंड के 30 दिन के अंदर अंदर, मंथ एंड के 30 दिन के अंदर अंदर आप वहां पर ईडीएफ फाइल कर देना। ठीक है, और इवन ये भी आपको रिलैक्सेशन दे दिया कि हर एक सेपरेट आपने, लेट से आपने एक्सपोर्ट करा 10-15 जनों, 10-15 रिसिपिएंट को आपने एक्सपोर्ट करा। यूके में कोई बंदा था, यूएस में कोई बंदा था, बहुत सारे लोगों को आपने सर्विस एक्सपोर्ट करी है, सर्विस की बात चल रही है। तो आपने जितने भी इनवॉइस इशू करे ना इस महीने में सर्विस एक्सपोर्ट के लिए, सर्विस एक्सपोर्ट आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सर्विस एक्सपोर्ट करी, तो आप एक काम करो, हर एक इंसान के लिए अलग अलग ईडीएफ फाइल करने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए अलग ईडीएफ फाइल करो, इसके लिए अलग ईडीएफ फाइल करो, इसके लिए अलग ईडीएफ फाइल करो। आप एक काम करो, जितने भी आपने सर्विस एक्सपोर्ट करी है ना, जितने भी आपने इनवॉइसेस इशू करे ड्यूरिंग द मंथ, सारे इनवॉइसेस का मिला के एक अकेला ईडीएफ फाइल कर देना। मतलब सबका कंसोलिडेट करके एक अकेला ईडीएफ फाइल कर देना इस 30 दिन के अंदर अंदर। जो अपने टाइम लिमिट तो वही 30 दिन में, बस सबको आप कंसोलिडेट करके एक अकेला ईडीएफ भी फाइल कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सबको अलग अलग ईडीएफ फाइल करना पड़े। ये तो कंसोलिडेट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज है। अब इसके अंदर बस एक और आपका पॉइंट है यहाँ पर, बहुत ज्यादा काम का वैसे नहीं, मैं बता दूं जो जनरल टाइम लिमिट क्या है। जनरल टाइम लिमिट है कि आपको भाई सर्विस के केस के अंदर कि जो भी आपका इनवॉइस इशू हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप ईडीएफ फाइल कर दो। ठीक है, पर आपको बोल दिया है कि कोई भी सर्विस अदर देन सॉफ्टवेयर, कोई भी सर्विस अदर देन सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर के अलावा अगर आप कोई दूसरी सर्विस दे रहे हो तो उसमें एक और रिलैक्सेशन दे दिया, एक और रिलैक्सेशन दिया। क्या कि भाई आप चाहो तो अभी 30 दिन में फाइल ना करो तो भी चलेगा। जब आपको पेमेंट मिल जाए ना, तो आपको ऑन और बिफोर द पेमेंट, ऑन और बिफोर द पेमेंट, कि जब आपको पेमेंट मिल रहा है तो ऑन और बिफोर द पेमेंट आप उस वक्त भी ईडीएफ फाइल कर सकते हो। अदर देन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रही, सॉफ्टवेयर का केस होगा तो सारे 30 दिन की टाइमलाइन लगेगी सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर। नॉर्मल सर्विसेज के अंदर भी आप चाहो तो 30 दिन की टाइमलाइन लगा लो, बट रिलैक्सेशन दिया हुआ है नॉर्मल सर्विस एक्सपोर्ट करिए। एग्जांपल के लिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, किसी को अकाउंटिंग या ऑडिटिंग की एडवाइजरी दे रहा हूं, तो मैं तो अदर देन सॉफ्टवेयर कुछ एक्सपोर्ट कर रहा हूं सर्विसेज को, तो मुझे बोल दे कि जब सामने वाली पार्टी का आपको पास पैसा आएगा, सामने वाली पार्टी आपको जब पैसा देगी उस वक्त आप ईडीएफ फॉर्म फाइल कर सकते हो ऑन और बिफोर। एग्जांपल के लिए वो मुझे पैसा दे रहा है, लेट से यहां पर इस जगह 30 दिन के बाद पैसा दे रहा है, 30 दिन के बाद, तो आप यहां पर भी ईडीएफ फॉर्म फाइल कर सकते हो, यहां पर भी ईडीएफ फॉर्म फाइल कर सकते हो। ठीक है, ऑन और बिफोर द रिसिप्ट ऑफ
पेमेंट। और वो ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है। ऑथराइज डीलर को आप रीजन बता देना कि यार ये रीजन है, कि उसको अगर वैलिड रीजन लगा तो टाइम लिमिट एक्सटेंड कर देगा। ये फालतू बातें छोड़ दो, इनको कुछ काम का नहीं है। अब यहाँ पर भी फालतू बातें ऐसे उसको बहुत ज्यादा काम का नहीं, फटाफट बताता हूँ। मैनर एंड रिसिप्ट ऑफ मतलब पेमेंट, मतलब ऑथोराइज डीलर जो भी होता है, जो बैंक होता है मतलब ऑथोराइज डीलर बैंक, उसको बोला है कि भाई देखो, ऑथोराइज डीलर बैंक को बोला है जो भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, पैसा रिसीव करेगा, इंपोर्टर क्या करेगा, पैसा पे करेगा। तो ऑथोराइज डीलर को बोला है कि तू जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्टर है ना, उनके बैंक अकाउंट से जब तू पैसा ट्रांसफर करेगा, एक जना दूसरे को पैसा देगा, दूसरा उससे लेगा, ऐसे होता है ना, एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक दूसरे को पैसा देते हैं, माल लेते हैं। तो जब भी पैसा इधर से इधर जाएगा, तो भाई आप किसी का भी अकाउंट डेबिट या फिर क्रेडिट कर रहे हो, तो आप एक बार चेक कर लेना उन्होंने जो ट्रांजेक्शन करी वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है या नहीं। पता चला जेन्युइन ट्रांजेक्शन ही वो नहीं है, ठीक बात है। और साथ में ऑथोराइज डीलर जो होते हैं ना, कोई भी पैसा आया गया, कौन सा एक्सपोर्ट हुआ, कौन सा एक्सपोर्ट नहीं हुआ, उन सबको ना उनको पोर्टल पे चढ़ाना होता है। जब एक्सपोर्ट की बात होती है, जब एक्सपोर्ट की बात होती है तो कौन सा पोर्टल होता है, ईडीपी एमएस नाम का। जब इंपोर्ट की बात होती है तो इंपोर्ट के केस के अंदर कौन सा सिस्टम होता है, आईडीपी एमएस। क्या सिस्टम है सर ये, देखो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो होती है बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन टाइट रखे हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। क्या कि अगर आपने एग्जांपल के लिए अगर आपने किसी को इंपोर्ट करने के लिए एडवांस दिया था, किसी को आपने इंपोर्ट करने के लिए एडवांस दिया था 2 करोड़ रुपए का यूएई से, मैं इंडिया में हूं, मैंने किसी को एडवांस दिया 2 करोड़ का कि मैं उससे इंपोर्ट करूंगा, तो आपकी एक एंट्री ओपन हो गई, आईडीपीएमएस पे कि भाई इस बंदे ने 2 करोड़ का एडवांस दिया हुआ, लेट से दुबई वाले बंदे को। तो अब ये जो एडी है ना, ऑथोराइज डीलर, वो टाइम टू टाइम चेक करेगा कि इस 2 करोड़ के अगेंस्ट, इस 2 करोड़ को उसको क्लोज करना पड़ेगा, इस एंट्री को उसको क्लोज करना पड़ेगा कि इस 2 करोड़ के अगेंस्ट गुड्स असली में रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। पता चला आपने 2 करोड़ का एडवांस तो दे दिया, यू ही एडवांस दे दिया, गुड्स ही नहीं आया। अरे भाई जब आपका गुड्स ही नहीं आया तो आपने एडवांस किस बात का दिया है। तो अगर आपने किसी को एडवांस दिए तो उसका गुड्स भी आपको रिसीव हो जाना चाहिए, तो ये एंट्री उसको क्लोज करनी पड़ती है। तो वो ऑथोराइज डीलर टाइम टू टाइम देखेगा कि कितना एडवांस दिया है, पैसा रिसीव हुआ नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें चेक करके वो जो भी ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस के एंट्रीज है उनको क्लोज कर देगा। ठीक बात है, ठीक बात है। सिमिलरली अगर आपने किसी को एक्सपोर्ट करा है, आपने लेट से किसी को एक्सपोर्ट करा है, तो भाई वो एडी देखेगा, ऑथोराइज डीलर देखेगा कि भाई एक्सपोर्ट अगर आपने करा था 2 करोड़ का इनवॉइस था, तो बैंक अकाउंट में 2 करोड़ वापस से अपन को रिसीव हुए या नहीं हुए, अगर 2 करोड़ रिसीव नहीं हुए तो पूरी जांच पड़ताल करेगा कि भाई तूने जब एक्सपोर्ट करा तो एक्सपोर्ट का रुपए क्यों नहीं मिला, इंडिया को तो फॉरेन करेंसी चाहिए, तूने एक्सपोर्ट करा तो रुपए क्यों नहीं मिला। तो वो ईडीपीएमएस में उसकी एंट्री जब तक ओपन रहेगी, जब तक उसको पूरा का पूरा पैसा नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट करा है तो रुपए आ जाने चाहिए, इंपोर्ट करा है तो माल आ जाना चाहिए और पैसे चले जाने चाहिए। मतलब वो एंट्रीज आपको क्लोज करनी पड़ेगी, पैसा दिया तो माल आएगा, और या फिर माल आया तो पैसा जाएगा, उसकी एंट्री पूरी ओपन रहेगी, तो वो एडी देखेगा। ठीक है, पर यहां पर क्या भी है, यहां पर एक चीज बोल दी है, ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस में अगर कोई भी अमाउंट 10 लाख के नीचे का है, कोई भी अमाउंट 10 लाख के नीचे का है, एग्जांपल के लिए मैं एक्सपोर्ट की बात कर लेता हूं, मैंने कोई माल एक्सपोर्ट करा था, लेट से 8 लाख रुपए का माल मैंने किसी को एक्सपोर्ट करा था, 8 लाख रुपए का मैंने किसी को एक्सपोर्ट करा, सामने वाले ने जो मुझे रुपए दिए ना, लेट से सामने वाले ने मुझे रुपए दिए केवल 7 लाख रुपए ही उसने मुझे दिए हैं, बाकी का 1 लाख वो खा गया, वो नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर कोई भी रीजन हो सकता है, या तो उसने मुझे दिए नहीं, या फिर हो सकता है मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया हो, या फिर बैंक ने अपने कोई बैंक के चार्जेस काट लिए, कुछ भी हो सकता है। तो भाई यहां पे साफ बोल दिया है कि भाई अगर 10 लाख के नीचे का अमाउंट है, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो रही है या इंपोर्ट की, अगर 10 लाख के नीचे का अमाउंट है तो एडी को बोल दिया, मतलब जो बैंक के एडी ऑथोराइज डीलर को बोल दिया कि भाई इतना ज्यादा दिमाग मत लगा, 10 लाख के नीचे का अमाउंट है तो बस जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो भी बंदा है, उससे एक सेल्फ डिक्लेरेशन ले ले, मतलब उससे एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेके लिखवा ले कि भाई जो 8 लाख की जगह 7 लाख क्यों आए, या फिर हो सकता है 1 लाख रुपए क्यों आए, या फिर रुपए आए नहीं, तो बंदा सेल्फ डिक्लेरेशन देके बता देगा कि देखो भाई ये रीजन था, सामने वाला बंदा बैड डेप्ट हो गया, हमारे माल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसलिए उसने रुपए नहीं दिए, या फिर बैंक ने उसके कोई चार्जेस काट लिए, या हमने डिस्काउंट दे दिया, जो भी रीजन है। तो जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर जो भी है ना, वो बस उसका सेल्फ डिक्लेरेशन देके बोल देगा कि भाई ये रीजन है, बाकी का पैसा नहीं आएगा, या बाकी का माल जो भी है, बाकी का गुड्स है वो नहीं आएगा। अगर इंपोर्टर है तो बोल देगा बाकी का गुड्स नहीं आएगा, एक्सपोर्टर है तो बोल देगा बाकी का पैसा नहीं आने वाला है। तो अगर आप वो सेल्फ डिक्लेरेशन दे देता है तो भी वो जो एडी है ना, वो एंट्री क्लोज कर सकता है, ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस की एंट्री वो क्लोज कर सकता है। ठीक है ना, वो एंट्री ओपन रखने की जरूरत नहीं है, अगर बंदे सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया बात खत्म। तो 10 लाख के नीचे अगर कोई सेल्फ डिक्लेरेशन है तो भी सेल्फ डिक्लेरेशन से भी काम हो जाएगा, ऑथोराइज डीलर को बहुत ज्यादा चेकिंग करने की जरूरत नहीं है उस केस के अंदर। ठीक है, ये देख
बात बोलिए टाइम पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट। पहले एक्सपोर्ट के लिए अलग अलग टाइम लिमिट दी हुई थी, कोविड की टाइम लिमिट दी थी, मतलब बहुत सारी चीज दी हुई थी। अब सारी टाइम लिमिट हटा के 15 महीने कर दी। सिंपल बात है कि अगर आपने एक्सपोर्ट करा है तो आपको टाइमली इंडिया के अंदर उसका पैसा ले आना है। कितने टाइम के अंदर? विथ इन 15 मंथ। आपने कोई भी एक्सपोर्ट करा है, गुड्स सर्विस सॉफ्टवेयर कुछ भी एक्सपोर्ट करा है, 15 महीने के अंदर अंदर, 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, या फिर अगर सर्विसेज की बात है तो 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 15 महीने के अंदर अंदर आपको अपना पैसा वहां से लिया ना है। और कोई वही एक्सपोर्ट अगर आपने वेयर हाउस पे करा है, मतलब आपका कोई वेयर हाउस है जो इंडिया के बाहर है, आपका कोई वेयर हाउस आपने इंडिया के बाहर है, तो अगर आपने वो एक्सपोर्ट किसी आपके वेयर हाउस को करा है, तो फिर आपका 15 मंथ कब से देखा जाएगा कि भाई आप इंडिया में थे, इंडिया के बाहर आपका कोई वेयर हाउस था, इंडिया के बाहर आपका कोई वेयर हाउस था, तो इंडिया वाले ने पहले वेयर हाउस में माल बेचा, वेयर हाउस में माल भेजा, तो जिस दिन वेयर हाउस उस गुड्स को सेल कर देगा, जिस दिन वेयर हाउस उस गुड्स को सेल कर देगा किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पार्टी को, तो जिस दिन वेयर हाउस सेल कर देगा किसी थर्ड पार्टी को, तो सेल के दिन से, वेयर हाउस जब सेल कर रहा है उससे 15 मंथ आपको गिन लेना है, उससे 15 मंथ आपको गिन लेना है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो नॉर्मल एक्सपोर्ट के केस के अंदर जब भी आपने गुड्स शिप करा है या डेट ऑफ इनवॉइस है, जब से 15 महीने आपको लेने हैं। ठीक बात है सर। और जब आपने गुड्स किसी वेयर हाउस को भेजा है, तो वेयर हाउस को अगर आपने गुड्स भेजा है, तो आपने जिस दिन वेयर हाउस आपका गुड्स सेल कर देगा, जब से आपको 15 महीने ले लेने। ठीक, चलो। पर ना यहाँ पे 15 महीने की जगह यहाँ पे 18 महीने कर दिया है। यहाँ पर कब टाइम लिमिट 18 महीने कर दी कि भाई अगर जो अपन ने जो एक्सपोर्ट करा है उसका पैसा अगर आईएनआर में आने वाला है, इंडियन रुपीस में, तो टाइम लिमिट बढ़ा दी कि कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंडियन रुपीस में पैसा देने वाले हो तो और बढ़िया है, तो हमारे और बढ़िया है, आप 18 महीने लो, 15 महीने की जगह 18 महीने आप यहाँ पे लो। क्यों ऐसा करा? क्योंकि होगा क्या, जब कोई भी बंदा अगर जैसे लेट से मैंने दुबई के अंदर या यूएस में कोई भी एक्सपोर्ट करा, तो मैंने बोला कि तो मुझे आईएनआर में पेमेंट करना, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो लोग जब आईएनआर में पेमेंट करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो आईएनआर खरीदने जाएंगे, इंडियन रुपीस खरीदने जाएंगे, तो इससे आईएनआर की डिमांड बढ़ेगी। आईएनआर की डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आजकल जितनी इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर रही है ना, जैसी तुम्हारी नीयत है उससे भी बुरी गिर रही है वो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई तुम आईएनआर में पैसा दो, इंटरनेशनल मार्केट में आईएनआर की डिमांड रेस करो, तो 18 महीने उस टाइम लिमिट को दे दिया यहाँ पर। ठीक बात। अब यहाँ पर ये वो फालतू सी बातें सर कुछ नहीं, मैं बहुत ज्यादा पर ये कुछ कुल मिला के अगर कभी कॉर्ड नहीं होता कि मैंने बोला था कि अगर मैंने 2 करोड़ का गुड्स एक्सपोर्ट करा था, पर गुड्स आया कितने का, 2 करोड़ की जगह गुड्स आया लेट से रिमेनिंग केवल 1.5 करोड़ का है, 1.5 करोड़ का है, बीच के 50 लाख का गुड्स क्यों नहीं आया? मतलब सॉरी, मैंने 2 करोड़ गुड्स एक्सपोर्ट करा था, रुपए कितने आए? रुपए केवल 1.5 करोड़ आए, 20 के 50 लाख रुपए बीच के क्यों नहीं आए? हो सकता है सामने वाला बंदा खा गया हो या कुछ भी हो गया हो। तो अगर इतना अगर अमाउंट है तो आपको अगर कभी भी आपको कम रुपए मिल रहे हैं या फिर कम गुड्स आ रहा है, इंपोर्ट करते वक्त कम गुड्स आया, एक्सपोर्ट करते वक्त कम रुपए आए, तो अगर कभी भी कम गुड्स या कम रुपए आ रहे हैं तो आपको एडी की परमिशन लेनी पड़ेगी, एडी को रीजन बताना पड़ेगा, उसको रीजन वैलिड लगा तो वो मान लेगा। पर हाँ, वो 10 लाख वाला एक्सेप्शन है, 10 लाख के अंदर, तो अगर 10 लाख का अमाउंट है तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस से हो जाएगा। ठीक बात है सर। इंपोर्ट पेमेंट के अंदर क्या टाइमलाइन है? पहले इंपोर्ट पेमेंट की भी अलग अलग टाइमलाइन दी हुई थी, अब इंपोर्ट पेमेंट की टाइमलाइन हटा दी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप बोल दिया कि इंपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको पेमेंट कब करना है। यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं दी, यहाँ पे बोला कि जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हो तो एज पर अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, आपने इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों लोग हैं, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, तो इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको पेमेंट कब करना है? एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उस टर्म्स के हिसाब से आप पेमेंट कर देना। ठीक बात है। फिर यहाँ पे बोला है कि सर कुछ एडवांस पैसों की बात हुई है, एडवांस की, कि कभी भी नहीं होता कि एडवांस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपन देते हैं, कि मतलब कभी भी एडवांस दे रहे हैं अपन, अगर कभी इंपोर्ट कर रहे तो आप एडवांस दे रहे हो, या फिर अपन कभी एक्सपोर्ट करते हो तो सामने वाला अपन को एडवांस देता है। तो उस केस के अंदर बोला कि भाई दोनों केस के अंदर, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी एडवांस अगर आपको मिला है, लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, तो इंपोर्ट करते वक्त अगर मुझे सामने वाली पार्टी कोई भी मुझे अगर किसी को भी अगर एडवांस देना है, मुझे एडवांस देना पड़ेगा, इंपोर्ट कर रहा हूं तो मैं। तो अगर आपने इंपोर्ट करते वक्त जो एडवांस दिया था, वो एडवांस दिया था लेट से एचडीएफसी बैंक से, मतलब एक ऑथोराइज डीलर कौन था आपका उस वक्त? ऑथोराइज डीलर था एचडीएफसी बैंक। तो जो रिमेनिंग आपने एडवांस दिया था लेट से 20%, एडवांस 20% दिया था, तो जो बाद का रिमेनिंग 80% वाला पैसा है ना, कि रिमेनिंग अमाउंट, वो रिमेनिंग अमाउंट जब भी आप पे करोगे ना, वो सेम ऑथोराइज डीलर से आपको देना पड़ेगा। उस वक्त आपका ऑथोराइज डीलर कौन था? लेट्स से एचडीएफसी आपका ऑथोराइज डीलर था, आपने एडवांस ऑथोराइज डीलर एचडीएफसी से दिया था, तो जो रिमेनिंग 80% पे कर रहे हो ना, तो वो भी सेम ऑथोराइज डीलर के थ्रू ही आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 20% एडवांस किसी और के थ्रू दिया था, रिमेनिंग 80% आप किसी और के थ्रू दे रहे हो, ये नहीं। पर हाँ, दे सकते हो, इस वक्त आप 80% रिमेनिंग पे कर रहे हो, अगर आप कोई दूसरे ऑथोराइज डीलर को चूज करना चाहते हो, कोई भी दूसरे ऑथोराइज डीलर को, तो फिर आपको दोनों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो पुराना वाला ऑथोराइज डीलर है और जो नया वाला ऑथोराइज डीलर है, दोनों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा पहला वाला ऑथोराइज डीलर अलग था, मेरा अभी वाला अलग है, तो ये वाला केस आपको देना पड़ेगा। और भाई कभी कभी नहीं होता कि डिले हो जाता है, कि अगर सामने वाले बंदे को अपन ने कुछ एक्सपोर्ट करा, लेट्स से अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
एक्सपोर्ट करते वक्त आपने अगर सामने वाले बंदे ने आपको रुपए दे दिए और आप टाइम लिमिट के अंदर, उसने एडवांस आपको पहले दे दिया, आप बिल्कुल उसकी टाइम लिमिट के अंदर आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे, आप उसको गुड्स सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो सामने वाला इंटरेस्ट मांगने आ जाता है कि भाई इंटरेस्ट लगेगा। सेम केस इंपोर्ट के अंदर भी होता है। इंपोर्ट के केस के अंदर भी अपन ने इंपोर्ट करने के लिए किसी को एडवांस दिया, पर सामने वाला बंदा अपन को गुड्स दे नहीं रहा, तो अपन उससे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के केस के अंदर अगर डिले हो रहा है तो कितनी होगी, यहां पर आप बोल दिया है इट शुड नॉट एक्सीड ऑल इन कॉस्ट सीलिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिट एज पर द फेमा रेगुलेशन। कि भाई जो भी ऑल इन कॉस्ट सीलिंग दी हुई है ना, आपने पढ़ा होगा भाई, ये फेमा का बोरोइंग रेगुलेशन है, अपनी कोर्ट्स के अंदर है, उसके अंदर जो भी ऑल इन कॉस्ट है ना, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता कोई भी इंटरेस्ट की कॉस्ट। मैक्सिमम इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी इतनी होने वाली है, ये चीज हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद इंपोर्ट नॉट मटेरियलाइज, ये केस भी सही, मतलब ये तेरी डिफॉल्टर की बात कर रहा है कि अगर आप इंपोर्टर हो, आपको गुड्स इंपोर्ट करने थे, आपने किसी को एडवांस दे दिया, पर सामने वाला बंदा आपको गुड्स दे ही नहीं रहा, आपने भाई एडवांस दे चुके हो, सामने वाला बंदा गुड्स ही नहीं दे रहा, तो उस केस के अंदर भाई यहाँ पे बोल दिया कि अगर सामने वाला बंदा सही टाइम पीरियड में गुड्स नहीं दे रहा है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो भी उसके हिसाब से, तो जो भी आपने एडवांस लिया वो एडवांस आप वापस से इंडिया के अंदर लिया, उससे मांग के चुपचाप एडवांस ले लो। पर अगर आप उससे एडवांस वापस से इंडिया में नहीं ला पा रहे कि भाई सामने वाला बंदा आपको एडवांस रीपे नहीं कर रहा, तो उस केस में कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्या कि अब अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी इंपोर्ट करना है, अगर अब आपको फ्यूचर में कोई भी इंपोर्ट करना है, तो भाई उस केस के अंदर अगर आप कोई भी एडवांस दे रहे हो, किसी को कोई भी एडवांस दे रहे हो फ्यूचर के अंदर, तो उस केस में एडवांस अगर आप दे रहे हो तो आपको कोई एक अनकंडीशनल लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर इंटरनेशनल बैंक वगैरह से गारंटी आपको दिलवानी पड़ेगी, या तो अनकंडीशनल और इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर कोई भी गारंटी फ्रॉम रेप्यूटेड इंटरनेशनल बैंक, ये आपको लेनी पड़ेगी भाई अगली बार अगर आप फ्यूचर में कोई भी एडवांस पेमेंट किसी को दे रहे हो, कि भाई एक गारंटी एलसी दिलवा दो कि भाई अब की बार तो गुड्स आ ही जाएंगे ना, अगर गुड्स नहीं आए तो ये जो बैंक है वो आपको एडवांस वापस से रीपे करेगी, आपको रिफंड करेगी। सेम केस अगर एक्सपोर्ट के अंदर भी है कि एक्सपोर्ट के अंदर भी अपन ने किसी को एक्सपोर्ट करा आपने वहां पर पे, ठीक है ना, और मतलब सॉरी आपने किसी ने आपको एक्सपोर्ट का एडवांस दिया आपने यहां पर पे, तो अगर आपने किसी को भी एक्सपोर्ट करा, अगर आपने किसी को भी एक्सपोर्ट करा और वो आप सामने वाला बंदा पैसा ही नहीं दे रहा, जो भी ड्यू डेट थी, लेट से मैंने एक्सपोर्ट करा था यहां पर पे, मैंने एक्सपोर्ट करा था आपका यहां पर पे, और यहां पे ड्यू डेट थी कि यहां पर पैसा मिल जाना चाहिए था, एक्सपोर्ट करा, ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट के भी एक साल से ज्यादा, ड्यू डेट के भी एक साल से ज्यादा पे अगर सामने वाला बंदा अगर आपको रुपए नहीं दे रहा है, तो उस केस के अंदर बोल दिया कि भाई फ्यूचर में आप कोई भी डायरेक्ट ऐसे ओपन एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, ओपन क्रेडिट एक्सपोर्ट उधार के अंदर, मतलब उधार के अंदर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप फ्यूचर में कभी भी अगर आपको एक्सपोर्ट करना है उस केस के अंदर, तो या तो आप 100% पूरा एडवांस पैसा लो सामने वाली पार्टी से, या फिर उससे लेटर ऑफ क्रेडिट एक इररिवोकेबल ले लो भाई, ये चीज उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, अदरवाइज फ्यूचर में आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, अब ये स्टेट क्रेडिट वाला छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट भी छोड़ दो, अभी कोई एग्जाम के लिए काम का नहीं। कुल मिला के प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट अगर आप कोई भी पूरा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको पैसा कब आएगा जाएगा, एज पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से आएगा। इंडिया के बाहर अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे आपने कोई सरप्लस अमाउंट जनरेट करा, सरप्लस अमाउंट, तो आप चाहो तो उस सरप्लस अमाउंट को टेम्परेरी इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडिया के बाहर ही टेम्परेरी इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेजरी बिल, बैंक डिपॉजिट, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में। कौन से इंस्ट्रूमेंट? जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर और 1 ईयर से कम हो, 1 ईयर और 1 ईयर से कम हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते। ठीक है, ये कुछ काम की नहीं है, बस अब एक चीज और काम की अपनी, मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या बोला है मर्चेंट ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन? मर्चेंट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई एक लेट से मैं इंडिया वाला बंदा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक जगह से गुड्स मंगा रहा हूं और दूसरी जगह को सप्लाई कर रहा हूं। लेट से मैं क्या कर रहा हूं, चाइना से कोई गुड्स ले रहा हूं और चाइना के गुड्स यूएस के अंदर दे रहा हूं। मैं इंडिया में वो गुड्स मंगा ही नहीं रहा हूं, मैं इंडिया में कुछ मंगा नहीं, मैं पता है डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, चाइना वाले को इंपोर्ट करा, एक तरह से मैंने चाइना वाले से इंपोर्ट करा और वो यूएस को सेल कर दिया, तो पहले कितना दिक्कत होगी, पहले मैं चाइना से इंपोर्ट करूंगा, फिर इंपोर्ट यहां पर आएगा इंडिया में, फिर मैं इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट करूंगा। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, मैं इंडिया वाला बंदा हूं, मैं डायरेक्ट चाइना वाले को बोल देता हूं कि तू डायरेक्ट इस यूएस वाली पार्टी को एक्सपोर्ट कर दे, मेरे भी यहाँ पे डायरेक्ट यूएस वाली पार्टी को शिप कर दे, ठीक है ना, मेरे बिहाफ पे डायरेक्ट इस यूएस वाली पार्टी को शिफ्ट कर दे। किसके बिहाफ पे? इंडिया के बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे उसने करा है। तो उस केस के अंदर अपन क्या हुआ सर, अपन इंपोर्टर भी हुए और एक्सपोर्टर भी हुए। अपन ने एक्सपोर्ट करा यूएस को और इंपोर्ट करा चाइना को। तो अगर आप कभी भी मर्चेंट ट्रेडिंग कर रहे हो तो मर्चेंट ट्रेडिंग के अंदर बोला है भाई, जो भी आप चाइना वाले से इंपोर्ट करा तो इसको आपको पेमेंट देना पड़ेगा, इसको पेमेंट देना है। यूएस वाले को आपने एक्सपोर्ट करा तो इससे पेमेंट आपको रिसीव होगा, इससे पेमेंट रिसीव होगा। तो यहां से यूएस से आपको पैसा रिसीव होगा और चाइना को आपको पैसा देना है। तो जब भी आप चाइना को पैसा दे रहे हो और यूएस से पैसा ले रहे हो, तो मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो भी रेमिटेंस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेमिटेंस है, उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। पता चला आपने चाइना को पैसा दे दिया जुलाई के अंदर
और यूएस का पैसा 2-3 साल तक आया नहीं, 2-3 साल तक आया नहीं, नहीं भाई। तो जब भी आप इंपोर्ट का पैसा किसी को दे रहे हो और एक्सपोर्ट का पैसा आ रहा है, उन दोनों के टाइम पीरियड के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस यही है, सवाल बात करता है, फालतू काम है ये। रिपोर्टिंग पूरा प्रोसेसरल है, पूरा का पूरा प्रोसेसरल पार्ट है, कुछ काम का नहीं है, पूरा प्रोसेसर है। वन टाइम रीड मारना हो तो मार दो, अभी इसको मैं इतना टाइम ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। ये सारा रिपोर्ट, सारा का सारा प्रोसेसरल पार्ट भी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, अच्छा, तो ये आपके अमेंडमेंट्स थे। बाकी अगर रिमेनिंग ये जो प्रोसेसरल पार्ट है, मैंने तुमको खुद ने बता दी कि ये मैंने स्किप कराया है, अभी तुमको अभी पढ़ने हो बाद में, तो मैं तुमको पीडीएफ अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम लायक थे वो हो गए। ठीक है, चलो बाकी अपन मिलते हैं अपने बाकी सेशंस में।